नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज दस्तक नहीं बल्कि ओपिनियन पोल और महाराष्ट्र का मिजाज जानने की कोशिश, राजनीतिक नब्ज पकड़ने का प्रयास। एक ऐसा प्रयास जिसके जरिए कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि चावल का एक दाना उठाइए और पता चल जाएगा कि स्थिति पूरे चावल की क्या है। तो आइए जरा ओपिनियन पोल के जरिए जानने की कोशिश की जाए कि अगर चुनाव हो रहे हैं तो उसमें वोटरों का मिजाज क्या कहता है। शुरुआत में बताते हैं जो दर्शक अभी जुड़े हैं, खासतौर से वो कौन सा फार्मूला है जिसके तहत ये प्रयास किया गया है कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ा जाए। इसमें लगभग 96 विधानसभा की सीटों को हमने घेरा है। 30 तारीख से 4 तारीख तक का ये प्रयास है। सैंपल साइज 7,346। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर विधानसभा क्षेत्र 96, कुल 288 है, लेकिन 96 विधानसभा पे, और लगभग 3,000 के लगभग जगहों पर, 319 जगहों पर कम से कम ये दरवाजे पर दस्तक दी गई कि बताइए आप क्या सोचते हैं। बहरहाल पहली नज़र कितने फीसदी वोट किस पार्टी के हिस्से में जाने की स्थिति में है। बीजेपी को जबरदस्त लाभ 14% का, 30% पर बीजेपी आ रही है, 11% आगे है शिवसेना के। सिर्फ 2.7% का फायदा हो रहा है शिवसेना को और 19% पे कांग्रेस को नुकसान 7% का, 21 से 14% पर आ रही है। कांग्रेस के साथ खड़ी थी एनसीपी की स्थिति में भी घाटा 14% पर, 2.4 का नुकसान। एमएनएस कमोवेश वही स्थिति 5.7% का नुकसान है। लेकिन अन्य की तादाद जो 2009 के चुनाव में जबरदस्त थी और ये तकरीबन 27% थी, वो घटकर 18% पर आ रही है। तो ये पूरा नजरिया आप देख लीजिए किस रूप में तमाम राजनीतिक दलों के हिस्से में कितने वोट जाने वाले हैं, और उस वोटों के नजरिए से एक बड़ा गैप नजर आ रहा है बीजेपी के हक में, जो कि 30% के साथ सबसे ऊपर पर मौजूद है। ये वाकई चौंकाने वाली स्थिति है। संजय जी, हम फिर आपसे एक बार पूछना चाहते हैं, 11% के अंतर का मतलब क्या होता है? ये किस दिशा में जाती हुई स्थिति लगती है? देखिए, के आगे अगर 11% का फासला है पहले और दूसरी के बीच में, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। भले ही वो आंकड़ा 170, 180, 190 के पास भी चला जाए, लेकिन मुझे लगता है बहुमत में कोई अंदेशा नहीं है कि अगर 11% का फासला बीजेपी और शिवसेना के बीच में होगा। लेकिन संजय, एक जानकारी दे दें, आपने दोबारा दोहराया और हमने दोबारा नई चीज देखी है। मुंबई ठाणे की 60 सीटों में शिवसेना 22% वोट पा रही है और 23% बीजेपी पा रही है। कोंकण की 15 सीट में शिवसेना ज्यादा पा रही है, बीजेपी पीछे है। तो कहीं एक चेक एंड बैलेंस तो होगा ही ना? थोड़े बहुत चेक एंड बैलेंस होंगे, लेकिन ये जिस आप मुंबई थाने की बात कर रहे हैं, इसमें शिवसेना सीटों का इजाफा और कर सकती थी, उनको वोट और मिलते, लेकिन वही वो इलाका है जहां एमएनएस भी मजबूत है और एमएनएस भी उन इलाकों में वोट पा रही है। अरे फोन हो गया है जी, टेलीफोन से बात हो गई है दोनों की। बहरहाल हम इसको सीट में जरा बदल के देखते हैं कि दरअसल ये कितनी सीटें हैं जो बीजेपी के हक में जा सकती हैं। ओपिनियन पोल है और 4 तारीख तक का किया हुआ। ये देखिए, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि बीजेपी अगर उतनी सीट ले जा रही है जितनी सीटों पर शिवसेना लड़ने भी नहीं देना चाहती थी, तो बीजेपी बहुमत के बहुत नजदीक। दूसरी तरफ शिवसेना 200 से ज्यादा सीटों पर हार, यानी जिस स्थिति में शिवसेना खड़ी है, तो क्या ये घातक स्थिति में उसकी ये पूरी रणनीति चली गई है? कांग्रेस नाजुक स्थिति 25 से 35 के बीच में। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एनसीपी ने सही काम किया कांग्रेस का साथ छोड़कर, क्योंकि एनसीपी ताकतवर हो रही है कांग्रेस से। 28 से 38 सीट पर वो पहुंच रही है, जो कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा है। एमएनएस घाटे में है, नुकसान उठाना पड़ेगा। अन्य की स्थिति यह है। राजदीप, क्या ये माना जाए कि गठबंधन तोड़कर बीजेपी ने ठीक किया और शिवसेना ने ठीक नहीं किया? देखिए, एक बात साफ है कि बीजेपी की एक लहर, अगर मोदी जी की एक लहर है महाराष्ट्र में, अगर इतना गैप आ रहा है, 11% का गैप आ रहा है और बीजेपी का वोट दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको ये मानना पड़ेगा कि मोदी फैक्टर चल रहा है। क्योंकि बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई इतना मजबूत नहीं है। उनके पास इतने एमएलएस भी नहीं थे, इतने कैंडिडेट भी उनके इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है जितने शायद शिवसेना के हो या कांग्रेस या एनसीपी के हो। इसके बावजूद अगर बीजेपी को आज 30% वोट मिल रहा है, इसका मतलब है बीजेपी मोदी के बल पर आगे बढ़ रही है, और शिवसेना जिसके पास बाला साहेब ठाकरे भी आज नहीं है, वो कहीं कमजोर हो गई है। प्रेम शुक्ला जी, क्या क्या नहीं कहा उद्धव ठाकरे ने, अफजल खान भी ठहरा दिया है, और ओपिनियन पोल बता रहा है कि हर चीज के केंद्र में मोदी ही है। तो जो बातें कही जा रही है चुनाव प्रचार के दौरान, ये घाटे का सौदा तो नहीं होगा आपके लिए, और कहीं ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा?
बिल्कुल नहीं होगा। 120 घंटे मतदान को शेष है। आपके सर्वे को हम सलाम करते हैं और 150 सीटें शिवसेना किस तरह से ले आए, इसके लिए हर शिवसैनिक अपना खून पसीना एक कर देगा। आप निश्चित समझें कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा है वो अफजल खान की आंत निकाल कर ही हम भेजेंगे वापस। बड़े तेवर और तलखी के साथ आप कह रहे हैं शहनवाज जी, डर लगता है महाराष्ट्र की जमीन पर शिवसैनिक खून पसीना बहाने को तैयार है, या लगता है कि जी नहीं, इनकी हवा निकल जाएगी? नहीं, देखिए, जनता जो है वो सब समझती है और जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हम आज अफजल खान हो गए और 25 साल से हम दोस्त थे, तो हम लोग उस भाषा में जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब जनता देगी। और जो आपका सर्वे है, ये सर्वे हमने तो कराया नहीं, ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे तो नहीं है, ये सर्वे पूरी तरह से आपने कराया है, इंडिपेंडेंट सर्वे है। हमें इससे अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मैं पहले भी कैंपेन में आता रहा हूं, जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइंट कैंपेन होती थी तब भी मैं आया हूं, लेकिन इस बार जब मैंने देखा है लोगों ने मन बनाया है, मिजाज बनाया है और लोग यहां पर एक अच्छी सरकार चाहते हैं, तो चुनाव से पहले किसी तरह की भी भाषा बोली जा शहनवाज सकती जी, है। एक जिक्र कर दिया राजदीप जी ने यहाँ पर भारतीय जनता कि पार्टी बीजेपी का अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अपना चेहरा नहीं, कुछ भी है तो मोदी जी हैं। सर्वे बता रहा है कि इसमें सहमति है। और अगर भाषा पे बात करना हो तो फिर भाषा तो अलग हो ही सकती है। हमारा सवाल था कि बीजेपी के पास संगठन नहीं, चेहरा नहीं, मोदी जी दिल्ली से गए, हंगामा बरप गया, ये वाकई सही है क्या? बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है? मेरा फोन लगता है कुछ अटक रहा है। बहरहाल आते हैं आपके पास राशिद अलवी साहब। अलग होकर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, एनसीपी का कद भी कांग्रेस से बढ़ रहा है। एनसीपी ने जो भी फैसला लिया सोच समझ कर लिया, लेकिन लग ऐसा क्यों रहा है कि कांग्रेस की मैच्योरिटी भी उसी रूप में है जैसी शिवसेना और बीजेपी की है? ये मैसेज गया इस गठबंधन के आपके भी टूटने के बाद, कोई फर्क नहीं है। देखिए वाजपेयी जी, एक ओपिनियन पोल आप दिखा रहे हैं और अभी अभी मैंने देखा एक ओपिनियन पोल जी बिजनेस दिखा रहा है। आप दोनों के ही ओपिनियन पोल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो हमें नंबर 2 बता रहा है, 70+ सीट्स हमें दे रहा है। मैं आपके ओपिनियन पोल की इज्जत करता हूं, लेकिन वाजपेयी जी आप मुझे बताइए तो सही, आपने जिस प्रांत में 288 सीटें हैं असेंबली की, वहाँ आपने 7000 लोगों से सवाल पूछा है और 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गालिबन आपने सर्वे किया है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 70 लोगों से आपने पूछा है। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, क्या किसी विधानसभा का फैसला 70 लोग कर सकते हैं? क्या ये संभव है? बिल्कुल असंभव है। नहीं, तो अब ये ओपिनियन पोल कैसे बना, क्या बना, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। जी 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 भाई, ताजमहल भी बनाना होगा तो कागज पे ही बनाएंगे ना, A4 साइज के, उस पर नक्शा बना लेंगे हम। ताजमहल पूरा तो नहीं बना के दिखाएंगे पहले। हमारे साथ संजय जी भी है। हम एक चीज़, हम इसको थोड़ा साफ कर दें। ये देखिए, लगातार इस पे बहस होती रही है कि ये कहाँ तक सही है नहीं है। संजय जी, जितने 7000 लोगों से जो पूछताछ की है, वो आंकड़े आपके पास हैं। क्या किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी सर्वे में क्या पैमाना होता है, और जो तरीके हमने अपनाए हैं, चूंकि पूरा मॉडल आपके पास है और हमने सैंपल दिखा भी दिया, क्या इससे इतर होता है? प्रसून जी, मेरे हिसाब से बहुत ये रोबस्ट सैंपल है। 7000 7500 का सैंपल महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लिए बहुत उपयुक्त है। जहाँ तक राशिद अलवी जी जो कह रहे हैं, ये जो सीटों का अनुमान या वोट का अनुमान सीट बाय सीट नहीं किया जाता, पूरे 7000 मतदाताओं से बात करके वोटों का अनुमान लगाया गया और उन अनुमानों को सीटों में परिवर्तित किया जाता। इसी के लिए एक सीट पे 70 लोगों का इंटरव्यू है या 100 लोगों का इंटरव्यू, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका स्प्रेड बहुत बढ़िया है। 300-350 लोकेशंस पे सर्वे किए गए हैं। 7000 लोगों का सर्वे अपने आप में काफ़ी पर्याप्त है स्टेट के बारे में ओवरऑल पिक्चर देने के लिए, जो ये हमारा सर्वे बता रहा है।
जी राशि साहब, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, आपका ओपिनियन पोल है, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश हम इज्जत करते हैं, लेकिन आप देखिए बीजेपी आपके इस ओपिनियन पोल से सेटिस्फाई नहीं है, एनसीपी से सेटिस्फाई नहीं है, शिवसेना तो आंखें निकालने को तैयार है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार रही है 10 साल, हमने डेवलपमेंट के काम, विकास के काम, वहाँ की कानूनी व्यवस्था, हर चीज़ हमने बेहतर की है। जो गुजरात मॉडल जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं, उससे महाराष्ट्र कहीं आगे है। गुजरात के अंदर नशाबंदी है वाजपेयी जी, आप शराब नहीं पी सकते, लेकिन गुजरात की जिस सड़क पे आप चाहें जाके शराब ले लो। ये गुजरात में मिलती है, हमने देखा है, हम घूम के आए हैं गुजरात, हम क्या जिक्र करें। मेरे ख्याल से ये हम लोग को बताने की जरूरत होगा, कोई भी गुजरात जाए तो वो देख सकता है क्या स्थिति है, वो एक अलग मसला है उस दिशा में। आपको अंदाजा हो जी क्या तो इसलिए हम महाराष्ट्र को गुजरात मॉडल नहीं बनने देंगे, महाराष्ट्र के लोग गुजरात मॉडल नहीं बनने देंगे महाराष्ट्र को। गुजरात में शराब कहाँ मिलती है ये अनुभव है नहीं, ये तो कांग्रेस वालों को ज्यादा मालूम है, जानकारी राशिद साहब दे रहे हैं। नहीं दे नहीं रहे शहनवाज जी, उस दिशा में ना जाइए गुजरात को लेकर, क्योंकि गुजरात मॉडल पे ही बहस नहीं तो छिड़ जाएगी, अभी हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। एक सवाल था, महाराष्ट्र के भीतर सांगठनिक तौर पर बीजेपी में क्या बचा, नेता का कोई चेहरा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बतौर अगुवाई करते हुए वहां पहुंचे और छा गए हैं, और पूरे हमारे ओपिनियन पोल में हर दृष्टि से वही सबसे प्रभावी नजर आ रहे हैं। क्या ये संकेत बीजेपी के लिए अपने तौर पे अच्छा है या बुरा है? देखिए, आपका प्रश्न है या इल्जाम है? कटघरा है, उसमें खड़ा होना चाहते हैं तो हो जाइए। जी, अगर आपका इल्जाम है और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी का सौभाग्य है कि लोग उनको पसंद करते हैं, चाहते हैं, और उनकी पार्टी का निशान कमल का फूल है। अगर उनको लोग चाह रहे हैं, वो छा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी के नेता को चिंता करने की क्या जरूरत है, और इस पर खुश होने की जरूरत है। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर उनकी रैली में अपार भीड़ आ रही है तो उससे हमारे विरोधी को जलन होगी, हसद होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो खुशी होगी कि जो हमारे नेता हैं वो सबसे ज्यादा। ओके राजदीप, लोगों के जहन में एक बात बार बार आ रही होगी, हम जरा इसका हिस्सा, हम इसको जरा पॉलिटिकल वे में जरा समझना चाह रहे हैं कि क्या ये माना जाए कि वोटर के जहन में अब चेहरा होना चाहिए, बिना उसके वो मूव नहीं करता है? बिल्कुल। और प्रसून, आप देखेंगे कि राज्य चुनाव जो होते हैं उसमें ज्यादातर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आगे होता है। मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह चौहान थे या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह थे, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे किसी को आपको प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने किसी राज्य नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया कि मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया है। और मोदी जी खुद कहते हैं, आज तो उद्धव ठाकरे ने तो अच्छा काम किया, खुद को प्रोजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के तौर से अगर आप देखें, अपने आप को प्रोजेक्ट करने से एक तरह से अपनी एक हैसियत तो बना दी, एक आइडेंटिटी अपनी बना दी है कि कम से कम अब लोग तो मानेंगे कि उद्धव ठाकरे की कोई एक पहचान है, वो केवल बाला साहेब ठाकरे के बेटे नहीं है, लेकिन अपने आप में उनकी एक पहचान है। लेकिन बीजेपी ने तो एक कमाल कर दिया है, वहां महाराष्ट्र में उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट एक तरह से किया है। और मोदी जी जाते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं कि अगर वहां बीजेपी की सरकार बनती है, मेरी सरकार केंद्र में है, राज्य में भी होगी, केंद्र आपके राज्य का भला होगा। यानी एक तरह से कांग्रेस मुक्त भारत अगर आपको बनाना है तो हर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाइए, ताकि केंद्र आपको मदद करेगा। और मैं अगर जानकारी आपको दूं, ये स्ट्रेटेजी इंदिरा गांधी ने की थी 1970 के दशक में, जब कांग्रेस के कोई राज्य लेवल नेता नहीं थे। इंदिरा गांधी खुद जाती थी, बड़े स्पीचेस करती थी और वोटरों को लुभाती थी। बीजेपी का यही हो रहा है कि बीजेपी के स्टेट लेवल लीडर्स की कोई के बारे में कोई बोलता नहीं है, मोदी जी आते हैं और सब कुछ होता है। एक लोकल लीडर ने मुझे कहा, मुझे किसी लोकल लीडर, राज्य के लीडर की जरूरत नहीं है, बस मोदी जी एक बार आ जाए, हमारा काम बन जाएगा। महाराष्ट्र का राजनीतिक मिजाज और उसके लिए ओपिनियन पोल और इन सब के बीच चेहरे की तलाश। महाराष्ट्र में वो कौन सा चेहरा हो सकता है जिस पर वोटरों को भरोसा हो,
इच्छा हो, उम्मीद हो, सब कुछ हो। आइए जरा इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल में ये सवाल भी किया गया था कि आपको किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए, किस पार्टी का चाहिए, उस पार्टी में कौन सा नेता होना चाहिए, उसका चेहरा। बीजेपी नेता हो, यह सबसे ज़्यादा लोगों ने चाहा। बीजेपी ने किसी चेहरे को सामने नहीं रखा है, लेकिन 18% लोगों की राय है बीजेपी का होना चाहिए, कोई भी चलेगा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे 16%, दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे हैं। और बीजेपी के ही नेता जो अब महाराष्ट्र की सियासत छोड़ दिल्ली में आ गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वह बीजेपी के ऊपर में सबसे पहले नंबर पर है 11% के साथ। लेकिन बीजेपी का कोई नेता होना चाहिए, 16% उद्धव ठाकरे। पृथ्वीराज चौहान जो मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के हिसाब से सबसे नंबर 1 पर 9%। कुर्सी गई थी आदर्श मामले में अशोक चौहान साहब 7%। और कांग्रेस नेता कोई भी चलेगा, ये 6%। यानी ये कोई भी चलेगा का मतलब ये है कि ये सवाल पूछा गया था कि वो कौन सा नेता होना चाहिए, अब कोई नेता नहीं रख रहा है तो आपका क्या मानना है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कोई भी चलेगा। शरद पवार 6%, राज ठाकरे 5%। राज ठाकरे के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि पार्टी के जितने वोट मिल रहे हैं उतने ही वोट बतौर मुख्यमंत्री 5% इनके हिस्से में जा रहे हैं। संजय जी, एक सवाल हम बात आगे बढ़ाएं। उद्धव ठाकरे 16% है, तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उद्धव ठाकरे को लोग स्वीकार करते हैं तो इससे पार्टी के वोट में इजाफा होता है? जिस तरह की पॉपुलैरिटी उद्धव ठाकरे की दिखाई पड़ रही है सर्वे के हिसाब से, मुझे लगता नहीं उद्धव ठाकरे अपनी पॉपुलैरिटी से पार्टी को वोट ऐड कर पा रहे हैं। अनलेस अनटिल की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी हो, जैसे मोदी की पॉपुलैरिटी हम लोगों ने लोकसभा के समय में देखी, उतनी बड़ी पॉपुलैरिटी नहीं दिखाई पड़ रही है जिससे वो अपने बल पर पार्टी को वोटों में इजाफा कर पा रहे हैं, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मुझे दूसरी बात जो देख रहा था कि पिछले 10, 15, 20 सालों में हम लोगों ने कई सर्वे किए, लेकिन कभी भी कोई इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर की इतनी खराब रेटिंग हमने शायद कभी नहीं देखी। पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ मात्र 7-8% लोग एक चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। तो कई सीएम हटाने पड़ गए, घोटाले में फंस गए, भेजा गया, अपने इलाके से नहीं जीत पाते थे। कई राज्यों में सीएम जब चुनाव हो रहा है, सीएम की पॉपुलैरिटी गिरती हुई दिखती है। शीला दीक्षित की कई राज्यों में दिखाई पड़ी, इतनी खराब पॉपुलैरिटी कहीं दिखाई नहीं पड़ी मुझे। और यही कारण है कि जो कांग्रेस का हाल दिखाई होता पड़ रहा है, 14%, 12%। हम नेताओं के पास जाए, एक सवाल है, क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 15 बरस में कांग्रेस और एनसीपी वाकई इतने दामन पे दाग नहीं, दामन ही काला हो चुका था कि कोई भी अल्टरनेटिव दिल्ली से चाहे वो आ गया है मोदी के तौर पर, वो एक्सेप्ट होना ही था, सिर्फ अल्टरनेटिव होना चाहिए था? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है प्रसून, मैं थोड़ा संजय जी से असहमत हूँ इसमें। पृथ्वीराज चौहान को आप दोष नहीं दे सकते। कांग्रेस एनसीपी जो है, उनकी जो लोगों में जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो इतनी गिर गई है कि जैसे आपने कहा, कोई भी नेता आता, दिल्ली से आता, कहीं से भी आता, लोग उनको बिल्कुल तैयार ही नहीं रहते। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां गृह मंत्रालय वो एनसीपी के पास, सरकार चीफ मिनिस्टर आपका एनसीपी, गृह मंत्री एनसीपी का, यानी जो पकड़ चाहिए चीफ मिनिस्टर की, वो चीफ मिनिस्टर के पास रहती ही नहीं है। वैसे ही कमजोर चीफ मिनिस्टर, जैसे आपने कहा आज कराड़ में भी जीतना या जीतेंगे या हारेंगे, इस पर भी सवाल है। तो पृथ्वीराज चौहान करेंगे क्या? एक तरह से उनकी हालत वही है जो मनमोहन सिंह की है। आदमी अच्छा है, चेहरा साफ सुथरा है, लेकिन जब दिग्गज नेता एनसीपी के बैठते हैं उस रूम में, भुजबल हो या बाकी के नेताओं, अजीत पवार हो, तो बेचारा वो पृथ्वीराज चौहान करेगा क्या? वो बर्कली में पढ़ा है, आप अमेरिका में पढ़ सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जमीन से आप जुड़े नहीं हैं एक तरह से। तो ये मैं उनको बेचारा कहता हूं, जिस तरह से बीच बीच में हम कहते थे बेचारा मनमोहन सिंह, पृथ्वीराज चौहान बड़े अच्छे आदमी हैं। ठीक कह रहे हैं, हमारे साथ बेचारा। हम इस सवाल का जवाब जरा, हमको लगता है अतुल जी एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, एक सवाल तो है कि लीडरशिप आप लोग की 15 बरस की रही, आप इससे पहले कांग्रेस का एक नेता घोटाले में फंसता है, गद्दी छोड़नी पड़ती है, अब दिल्ली से भेज दिए गए, अपने इलाके में कमज़ोर है। क्या ये परेशानी का आप लोग के लिए सबब है, या आपको लगता है जी नहीं, जो घोटाले दर घोटाले हो रहे थे, करप्शन हो रहा था, अजीत पवार साहब के जो कमेंट्स आते थे, सूखा पड़ा हुआ है तो जो इस तरह से कमेंट आते थे, इन सब ने डिस्क्रेडिट कर दिया है, वजह सबसे बड़ी क्या लगी आपको? नहीं, पुण्य प्रसून जी, आप एक बात ध्यान में रखिए कि महाराष्ट्र में पवार साहब का विरोध किए बगैर कोई नेता बड़ा नहीं होता। किसी
कोई नेता मर चुका है उसके बारे में बात करना हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन आप 93 की बात लेंगे तो 93 में जब सरकार आई थी बीजेपी शिवसेना की, तो इसी बात पर आई थी कि हम ट्रक भर के सबूत उनके खिलाफ खड़े कर देंगे, इसको इंद्रावन को समंदर में डुबा देंगे, अरबी समंदर में, और दाऊद को घसीट कर ले आएंगे। इसमें का एक भी कुछ कर नहीं पाए। जब 15 साल तक उनको सत्ता नहीं मिली इसके बाद, तो उनको ये फार्मूला ध्यान में आया कि किसी तरह से प्रतिमा मलिन की जाए, किसी तरह से घोटालों का आरोप किया जाए। अब जब सिंचाई घोटाले का मैं खुद ही आपके सामने उजागर करना चाहूंगा बात को, जब उन्होंने व्हाइट पेपर मांगा, व्हाइट पेपर सामने रखा गया, उसमें सारे आंकड़े सामने आ गए। उसके बाद विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस और सारे विनोद तावड़े जी, इन्होंने मांगा हमको माधवराव चितले चाहिए, जो जानकार है, जो वाटर स्पेशलिस्ट है, उनको उनकी एसआईटी लगाने के बाद उन्होंने खुद बोला कि 5% बड़ा है। किसी भी नेता का कहीं भी नाम नहीं आया। हाँ, इस बात को मैं मानता हूं, इस बात को अजित दादा ने भी माना है कि उनके हाथ से वो एक परेशानी थी कि मैं मेरे किसान को पानी नहीं दे पा रहा हूं, ऊपर से नेचर जो है वो हमारे खिलाफ हो गया है, सूखा पड़ा हुआ है। तो उसमें जो स्टेटमेंट निकल गया था उसका पश्चाताप भी किया गया और उससे 4 बार इस जनता की माफी मांगी गई। मुझे आप दिखा दीजिए ऐसा कोई उदाहरण कि जिसने गलती करने के बाद जनता से माफी मांगी है। हाँ, गलती की है, माफी भी मांगी है। तो लगातार बदस्तूर ये रिवाज जारी है महाराष्ट्र में कि पवार के खिलाफ खड़े रहो। पवार साहब को 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचाई का, वार्डनेर कमेटी की रिपोर्ट, दिल्ली में वाटर कमीशन की रिपोर्ट। वडनेरे कमेटी की रिपोर्ट नहीं है पुण्य प्रसून जी, वडनेरे कमेटी और एक कमेटी है, वो कमेटी अलग है। मैं अब 70,000 करोड़ का मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं। 1961 से लेकर 2012 तक 70,000 करोड़ का खर्चा हुआ है आज तक का। उससे 95 से 2000 के बीच में यूती सरकार का भी सरकार था, बीजेपी शिवसेना का, उन्होंने 17,000 खर्चा किए है, 17,000 करोड़ का खर्चा किया है। तो क्या आप जोड़ देते उसको 17,000 करोड़ में? खड़से साहब और महादेवराव शिवनकर जब तत्कालीन मंत्री थे उनके इसमें, या बीजेपी शिवसेना के इसमें जोड़ देंगे आप? 17,000 करोड़ का उन्होंने खर्चा किया है। कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, 7,000 करोड़ बोलते हैं। अच्छा लगता है सुनने में, घोटाला हुआ है, चलिए 7,000 करोड़ का, 7 रुपया का, लेकिन अच्छा लगता है क्या? पुण्य प्रसून जी, आप जर्नलिस्ट है, आप तो कम से कम तटस्थता मेंटेन कीजिए। आप वडनेरे रिपोर्ट बताते हैं, फिर आप माधवराव चितले नहीं मानते, आप व्हाइट पेपर नहीं मानते, आपके सामने सारी चीजें हैं। आपको मैं और एक बात और उजागर करना चाहूंगा, कृषि मंत्रालय और सिंचाई मंत्रालय, ये दो मंत्रालय पानी कितना परसेंटेज बढ़ा है वो आंकते हैं, लेकिन कृषि मंत्रालय सिर्फ सिंचाई को कितना पानी मिला है वही देखती है। जबकि इरिगेशन डिपार्टमेंट देखता है कि उद्योग के लिए कितना पानी गया है, पीने के लिए कितना पानी गया है और सिंचाई के लिए कितना पानी गया है, और ये रिमोट सेंसिंग किया जाता है। जबकि कृषि मंत्रालय जो है उसका तलाठी इसका पानी का मापन करता है। ये आपने कभी इसमें की जो हम इस पे आ रहे हैं घोटाले वाला अलग बातें हैं। देखिए आपके बगल में प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए कैसी त्रासदी है। निशाने पर प्रेम शुक्ला जी शिवसेना के या उद्धव ठाकरे के कौन है? नरेंद्र मोदी। अफजल खान आप ही ने कहा। राज ठाकरे के निशाने पर कौन है? नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा महाराज कहाँ प्रचार करते रह रहे हैं, दिल्ली संभालिए गद्दी। इन सब के बीच शरद पवार के निशाने पर कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, ये सबसे बड़ा घाटा शिवसेना का नहीं है क्या? देखिए, शिवसेना ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई जो है आरोप लगाना प्रारंभ नहीं किया। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने शिवसेना के साथ दगा करने का काम किया है। हमने उनको लोकसभा में चुनकर प्रधानमंत्री के पद तक ले जाने के लिए सारा काम किया, और जैसे ही उनके अच्छे दिन आ गए वो शिवसेना के बुरे दिन देखने लगे, महाराष्ट्र की अस्मिता पर प्रहार करने लगे, शिव छत्रपति लेगेसी छीनने के चक्कर में पड़ गए। तो उनको ये बताना आवश्यक था कि अफजल खान की सेना में 10,000 लोग थे और शिव छत्रपति की सेना में 400 लोग थे, लेकिन अंततः अफजल खान की कब्र जो है वो प्रतापगढ़ की सीढ़ियों पर बन गई। नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि महाराष्ट्र शिव छत्रपति की धरती है, और शिव छत्रपति को चाहने वाले लोग वो जो भी महाराष्ट्र का अहित करने, बांटने आएगा, तोड़ने आएगा और कॉरपोरेट लोगों के सुपारी लेकर मुंबई को केंद्र शासित करने आएगा, उसको जो है अफजल खान की तरह ही मुंबई में गाड़ दिया जाएगा। शहनवाज जी, जो दर्द और जो पीड़ा है धोखे की शिवसेना के भीतर, लेकिन जो जीत और का उल्लास आप लोग के चेहरे पर मंडराने लगा है अभी से कि अपने बूते सत्ता मिल जाएगी, इन दोनों के बीच एक लकीर है रिश्तों की, संबंधों की। चुनाव जीतने के लिए आप लड़ रहे हैं, धोखा देना जरूरी था ना? नहीं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। किसने किसको धोखा दिया और किसकी कब्र कहाँ बनेगी ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी, ये कोई पार्टी नहीं तय करेगी। ये जो 19 तारीख को गिनती होगी,
खबरें उस दिन दिखेगी आपको कि किसकी कहाँ बन रही है। लेकिन हमने, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात साफ कही कि हम अपने तौर पर भाषा का संयम रखेंगे। शिवसेना हमारा पुराना साथी रहा, 25 साल साथ रहे और 25 साल तक हम अफजल खान नहीं थे, हम राष्ट्रभक्त थे। और इसलिए हम ये अपेक्षा करते हैं कि शिवसेना कम से कम जिनके मंत्री हमारे साथ मंत्री भी हैं, बीएमसी में भी हैं, और ये सही है कि विधानसभा का चुनाव हम साथ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जितनी इस तरह की भाषा का उपयोग होगा उतना सर्वे में सीट बढ़ती जाएगी। उनके प्रवक्ता उसके इनके शब्द, शिवसेना के प्रवक्ता के शब्द इस सर्वे के बाद और उनकी सीटें घटाएंगे। ये शिवसेना का भला नहीं कर रहे। शिवसेना महाराष्ट्र की सीटें बढ़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना का मेरे भी मैं शिवसेना के बड़े नेताओं से मेरे भी संबंध रहे हैं। मैं भी बाला साहब ठाकरे साहब के साथ घंटों बैठने का सानिध्य प्राप्त हुआ है और कल तक हम मित्र ही थे, लेकिन आज अलग अलग लड़ रहे हैं। ठीक है, सीट पर एडजस्टमेंट नहीं हुआ। नरेंद्र भाई ने भी कहा कि हम शिवसेना के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हमारे नरेंद्र मोदी की कब्र बनाने की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी से मोहब्बत करती है और नरेंद्र मोदी की कब्र कोई नहीं बना सकता। नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र की जनता ने अपने दिल में बसा लिया है। अगर इस तरह की भाषा कही जाएगी तो महाराष्ट्र की जनता पर हम छोड़ेंगे। इस तरह की हम उस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करेंगे जिस तरह की भाषा का उपयोग शिवसेना के प्रवक्ता करते हैं। हम महाराष्ट्र की जनता पर उनके बयान को अमित शाह ने भी ये चूहा कहने का अपराध किया है। देखिए, हमने साफ तौर पे आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने संबंधों अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं है और भारतीय जनता पार्टी चूहा शब्द का प्रयोग करते समय अमित शाह का संबंध भूल गए थे। प्रेम शुक्ला जी, आप बहुत बार डिबेट पे बैठे। जब आपकी बारी आए तो जितनी गालियां देनी है दे लीजिएगा। आपकी डिक्शनरी में बहुत सारी गालियां हैं। मैं गालियां नहीं दे रहा हूं, दे लीजिए, आपको मुबारक हो। शब्द कह रहा हूं। आपको जिसकी खबर बनानी हो बना लीजिए, गालियां विनोद तावड़े जी देते हैं, आप इस तरह की भाषा बोलकर देते हैं, एकनाथ खड़से देते हैं। आप इस तरह के, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बारी जब आए तो जितने कठोर से कठोर आपके डिक्शनरी में शब्द हों वो हम पर डाल दें। आप कांग्रेस एनसीपी पे न बोलें, आप हम पर ही बोलें। कठोर शब्दों आप जरूर भारतीय जनता पार्टी पे बोलें, नरेंद्र मोदी जी पे बोलें, आपको जिस तरह की भाषा का उपयोग करना, लेकिन याद रखिए चुनाव चल रहा है, 15 को वोटिंग है और जिस दिन 19 को नतीजे हैं उस दिन भी मैं आपके साथ बैठूंगा और उस दिन किस तरह की भाषा आपने प्रेम शुक्ला जी, आरएसएस का पहला पाठ है, फलदार पेड़ जो होता है झुक जाता है। आप कितना भी प्रोवोक कीजिए वो नहीं गुस्से में आएंगे। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, प्रोवोक तो अमित शाह ने किया है। महाराष्ट्र को चूहा कहकर, शिवसेना को चूहा कहकर, जिन्होंने जो है इनको शेर बनाया, 2 से 282 तक ले गए, उनको चूहा कहते समय शर्म तो आनी चाहिए थी। मोदी की अगर ये पहली परीक्षा है तो जबरदस्त तरीके से कहें तो डिस्टिंक्शन से कहीं ज्यादा नंबर मिलने की स्थिति में ये ओपिनियन पोल दिखा रहा है। संजय जी अब आखिर में है और कमेंट चाहेंगे इस पर कि दरअसल ये ट्रेंड क्या दिखलाता है, जिस ट्रेंड में चौराहा नहीं बल्कि 5 कोणीय मुकाबला है, लेकिन 30% वोट एक पार्टी को, ये ट्रेंड क्या है? मुझे लगता है वोटरों ने अपना मन बना लिया एक डिसिसिव वोट देने के लिए और एक पार्टी की सरकार की तरफ इशारा करती है। ये जो कुछ भी अनुमान अभी ओपिनियन पोल के द्वारा लग रहा है, बिल्कुल वोटरों का मन है कि एक पार्टी की सरकार हो और जो पार्टी जिसने 15 साल 10 तक शासन किया, वो डिस्क्रेडिटेड सरकार है, उसको खारिज किया जा रहा है। राजदीप, अगर हेडलाइन लिखनी पड़े तो क्या लिखनी चाहिए? हेडलाइन वही है कि जो आम चुनाव में हुआ वही महाराष्ट्र चुनाव में होने जा रहा है। जो सरकार है वो डिस्क्रेडिटेड है, गुस्सा है, उस गुस्से का फायदा नरेंद्र मोदी और बीजेपी उठा रहे हैं और शिवसेना और एमएनएस को अब सोचना पड़ेगा कि उनकी अब राजनीति क्या रहेगी। एक साथ आना पड़ेगा, नहीं तो उनका भी अस्तित्व एक तरह से उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। नहीं, ये बाला साहब ठाकरे की विरासत खत्म होती है यहाँ पर।
ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी भी म्यूनिसिपल इलेक्शंस हैं जिसमें शिवसेना का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, खास करके बंबई के म्यूनिसिपल इलेक्शन जब होंगे 2016 में। लेकिन आज की जो बड़ी हेडलाइन वो है कि मोदी लहर जो आपने आम चुनाव में देखी वो अभी भी महाराष्ट्र में उसकी पकड़ अभी भी है। बाई इलेक्शन में भले ही हार गए, महाराष्ट्र में आज लग रहा है कि मोदी की लहर है। महाराष्ट्र तक का असर है और इन सब के बीच क्या दिल्ली, क्या गुजरात, अब महाराष्ट्र भी मोदी की आगोश में आ चुका है। ओपिनियन पोल कम से कम यही दिखा रहा है। चर्चा यहीं पर खत्म कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और